My dear students, welcome back in the first video of chapter number 3 of physics for class 9. The name of the chapter is gravitation. This is the first video based on the chapter gravitation, which is the third chapter in sequence for physics for class 9. We have already finished 2 chapters in physics and 2 chapters in chemistry. Now this is the third chapter. The name of the chapter is gravitation. So to know the concept of gravitation, first of all we have to look at some main points regarding gravitation. The first point is, if a ball is released from a height, it falls to the earth. ये जनरल एक्सपीरियंस है कि अगर एक बॉल किसी भी हाइट से रिलीज किया जाता है, जैसे ये बॉल है और ये किसी हाइट से हम इसको छोड़ेंगे तो ये नीचे आएगा, अर्थ के तरफ जाता है. ठीक उसी तरह इफ एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अप इट अगेन रिटर्न्स टू द अर्थ. अगर एक ऑब्जेक्ट को हम ऊपर के तरफ थ्रो करते हैं तब ये ऊपर जाने के बाद फिर वापस नीचे ही आता है. मतलब हम इन दोनों केसेज में क्या देखें कि ऑब्जेक्ट को अगर रिलीज किए तभी ये अर्थ के तरफ आया, ऑब्जेक्ट को ऊपर के तरफ थ्रो किए तभी भी ये अर्थ के तरफ आया. इसका मतलब इन दोनों केसेज में ऑब्जेक्ट्स पर अर्थ एक फोर्स लगा रही है. जब तक अर्थ फोर्स नहीं लगाए ऑब्जेक्ट अर्थ के तरफ नहीं आएगा. अगर अर्थ के तरफ ऑब्जेक्ट आ रही है इसका मतलब अर्थ फोर्स लगा रही है. तो यहाँ हम लिख रहे हैं कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स ड्यू टू देयर मासेज इज कॉल्ड ग्रेविटेशन. मतलब यहाँ क्या देखें कि अर्थ फोर्स लगा रही है, तो ये नहीं कि सिर्फ अर्थ ही फोर्स लगाएगी. इस यूनिवर्स में कोई भी आप 2 ऑब्जेक्ट्स इमेजिन कर लीजिए. इस यूनिवर्स में कोई भी 2 ऑब्जेक्ट, जरूरी नहीं कि अर्थ हो, कोई भी 2 ऑब्जेक्ट्स अगर आप लेते हैं तो उनमें मासेज ज़रूर होंगे. हर ऑब्जेक्ट के पास मास होगा. तो अगर हम इस यूनिवर्स में कोई भी 2 ऑब्जेक्ट्स ले रहे हैं तो उन दोनों ऑब्जेक्ट्स में एक फोर्स होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा. और किसके कारण होगा? मास के कारण. इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम लोग ग्रेविटेशन बोलते हैं. ग्रेविटेशन क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी 2 ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स ड्यू टू देयर मासेज. तो स्टूडेंट्स हम क्या समझे यहाँ तक कि इस यूनिवर्स में कोई भी 2 ऑब्जेक्ट्स हम ले लें, यानी कोई भी पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट ले लें, तो उन दोनों ऑब्जेक्ट्स में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा. दोनों ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को अपनी तरफ खींचना चाहेगा. उसी फोर्स को हम लोग ग्रेविटेशन कहेंगे. जिस फोर्स से एक दूसरे के तरफ वो खींचा चलाएगा या खींचने की कोशिश करेगा, वही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या कहलाएगा? ग्रेविटेशन. तो आपसे पूछेगा कि व्हाट इज द कॉज ऑफ ग्रेविटेशन, तो आपको बोलना है मास. जब तक ऑब्जेक्ट में मास नहीं, ग्रेविटेशन नहीं. और अगर ऑब्जेक्ट्स में मास है तो ग्रेविटेशन लगेगा. और ये लॉन्ग रेंज फोर्स है. मतलब एक ऑब्जेक्ट, आप खुद मान लीजिए कि आप एक ऑब्जेक्ट है, तो आप पर इस यूनिवर्स का हर ऑब्जेक्ट फोर्स लगा रहा है. आप कहीं और है, मैं कहीं और हूँ, मैं भी आप पर फोर्स लगा रहा हूँ. आप पर अर्थ फोर्स लगा ही रही है, मून भी फोर्स लगा रही है, सन भी फोर्स लगा रहा है, हर स्टार फोर्स लगा रहा है. इस यूनिवर्स में जितने आदमी हैं, जितने पशु पक्षी हैं, सब आप पर फोर्स लगा रहे हैं. क्यों? क्योंकि इस यूनिवर्स में कोई भी आप 2 ऑब्जेक्ट्स ले लेते हैं, उन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम लोग ग्रेविटेशन कहते हैं. तो आपसे पूछेगा ग्रेविटेशन क्यों लगता है, तो आपको बोलना मास के कारण. तो ये मास किसके पास होगा? ऑब्जेक्ट्स के पास. जिन ऑब्जेक्ट्स के पास मास होगा उनमें ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा. अब यहाँ हम लिख रहे हैं कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी 2 ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ विच इफ वन इज सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट लाइक अर्थ, मून, सन एटसेट्रा इज कॉल्ड ग्रेविटी और फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी. ध्यान दीजिए, ग्रेविटेशन और ग्रेविटी में थोड़ा डिफरेंस है. मैंने क्या बताया कि ग्रेविटेशन में इस यूनिवर्स का कोई भी 2 ऑब्जेक्ट्स ले लीजिए, उन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा मास के कारण, वो ग्रेविटेशन होगा. लेकिन अगर उन दोनों ऑब्जेक्ट्स में कोई एक ऑब्जेक्ट सेलेस्टियल बॉडी है, जैसे अर्थ, मून, मास, स्टार, ये सब सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट कहलाते हैं. तो अगर 2 ऑब्जेक्ट्स में एक ऑब्जेक्ट ये सेलेस्टियल बॉडी हो जाते हैं, तब हम उस फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन को ग्रेविटी कह सकते हैं. यानी कि ग्रेविटेशन
और ग्रेविटी में थोड़ा डिफरेंस है। ग्रेविटेशन में कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं जिनके बीच में फोर्स लग रहा है, लेकिन ग्रेविटी में कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स नहीं हो सकते, उनमें से एक ऑब्जेक्ट को सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट होना पड़ेगा, तभी वो ग्रेविटी कहलाएगा या फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी कहलाएगा। अब है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है, इसको समझने के लिए हम दो ऑब्जेक्ट्स ले रहे हैं, M1 M2, जिनका मासेज है। हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स है, ये दोनों पॉइंट ऑब्जेक्ट्स है। कितने भी बड़े ऑब्जेक्ट्स हम ले लें ग्रेविटेशन चैप्टर में, हम उनको पॉइंट ऑब्जेक्ट्स ही कहेंगे, यानी बहुत छोटा ऑब्जेक्ट्स कहेंगे। अर्थ को भी हम पॉइंट ऑब्जेक्ट ले सकते हैं, सन को भी पॉइंट ऑब्जेक्ट्स ले सकते हैं। तो कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स हम लिए जिनके मासेज को हम M1 और M2 लिए और उन दोनों के बीच में अगर डिस्टेंस r है, तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहता है, इट स्टेट्स दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेज एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। क्या कहता है, देखिए, अगर दो ऑब्जेक्ट्स है जिनका मासेज M1 और M2 है, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस r है, तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहता है कि इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेज। उन दोनों ऑब्जेक्ट का जो मास होगा उनका प्रोडक्ट निकाल लीजिए, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल M1 M2 मतलब प्रोडक्ट ऑफ मासेज, और डिवाइडेड बाय r स्क्वायर है, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर हुआ, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। r को हम डिस्टेंस कह रहे हैं, r यहाँ हमारा डिस्टेंस है। तो ये रहा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि ग्रेविटेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेज एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अब हम इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को जब हटाएंगे तो इक्वल के साथ एक कांस्टेंट आएगा, जिस कांस्टेंट को हम कैपिटल G से ही डिनोट कर सकते हैं, ध्यान रखेंगे। यानी कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 M2 के बाद हम प्रोपोर्शनल साइन हटाना चाहें तो इसके साथ हम इक्वल देखने के बाद कैपिटल G यूज करेंगे। ये कैपिटल G क्या है? कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मतलब कैपिटल G का वैल्यू पूरे यूनिवर्स में सेम रहता है, चाहे अर्थ हो, सन हो, स्टार हो, पानी हो, आग हो, कहीं भी हम ले ले, कैपिटल G का वैल्यू चेंज नहीं करता है। दैट्स वाई कैपिटल G इज कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसका वैल्यू फिक्स्ड होता है कितना? 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। यानी कैपिटल G का आपसे ऐसा यूनिट पूछे तो आप बोल सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अगर कैपिटल G का वैल्यू पूछे तो आप बोल सकते हैं 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। कैपिटल G का मतलब पूछे तो आप बोल सकते हैं कि ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। अगर आपसे पूछे ये कैपिटल G कहाँ से आता है तो आप बोल सकते हैं ये प्रोपोर्शनल साइन जब हटेगा तो इक्वल के साथ ये कांस्टेंट कैपिटल G आता है। अब आपसे ये पूछे कि ये क्या है तो आपको बताना है कि ये F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 M2 बाई r स्क्वायर कहता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये इस वीडियो में इतना ही है, इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। ये पहला वीडियो है इस चैप्टर से रिलेटेड, इसको आप अच्छे से समझिए ताकि अगले वीडियो को समझने में कोई परेशानी ना हो। थैंक यू।